गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सर तीन छोटी छोटी चीजें हैं। फर्स्ट थिंग तो एक जैसे मैसेज आपकी तरफ से आया था कि आरबीआई और गवर्नमेंट ने जिस तरह से मॉनेटरी अकोमोडेशन करके और स्पेशल लिक्विडिटी पैकेजेस वगैरह दे करके अभी फाइनेंशियल सेक्टर का जो स्ट्रेस था उसको किसी तरह से टाल दिया है अभी के लिए। बट सिंस एनालिसिस और जैसे आरबीआई की स्पेशली स्ट्रेस टेस्ट एनालिसिस वाली जो रिपोर्ट है वो ये बोलती है कि अभी आने वाले टाइम में ग्रॉस एनपीएस बढ़ेंगे तो बैंक्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो फिर जो रीसेंट टाइम में अभी पीएसयू बैंक्स में स्पेशली रैली हुई, मतलब उसके पीछे फिर क्या रीजन था? अगर परफॉर्मेंस अभी डाउन रहने वाली है या स्ट्रेस बढ़ने वाला है, उस हालत में रैली के पीछे क्या रीजन हो सकता है? ओके, तो हम जो अभी पिछले कुछ सैटरडे से लर्निंग कर रहे हैं उसी लर्निंग के क्रक्स के लाइन में चलते हैं। पहली लर्निंग जो हम अभी तक सीख रहे हैं वो ये है कि फंडामेंटल जो हम इकोनॉमी के रिजल्ट्स या फंडामेंटल डाटा रिलीजेस जिसको बोलते हैं उसको हमें मार्केट से सेपरेट रखना सीखना पड़ेगा। हालांकि दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, मगर दोनों कट्ठे सेम टाइम पे नहीं चलते हैं। यानी कि फंडामेंटल डाटा रिलीजेस या इकोनॉमी में जो हैपनिंग्स होती हैं उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मार्केट के ऊपर पड़ता है। मगर मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है एंड नॉर्मली 70-80% ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मार्केट वो तब तक हो चुकी होती है जिसके बाद फंडामेंटल डाटा रिलीजेस आते हैं। जब फंडामेंटल डाटा रिलीजेस आते हैं तब तक 70-80% मार्केट की मूवमेंट हो चुकी होती है, एंड ये मार्केट की मूवमेंट करने वाले नॉर्मली मार्केट मेकर्स होते हैं। जब फंडामेंटल डाटा रिलीजेस आते हैं तो जो आम रिटेल इन्वेस्टर है, जो आम रिटेल कस्टमर है, वो उन फंडामेंटल डाटा रिलीजेस के बेसिस पे रिएक्शन करने की कोशिश करता है। यानी कि अगर फंडामेंटल डाटा रिलीजेस अच्छे आते हैं, मार्केट ऑलरेडी 70-80%, क्योंकि मार्केट को सब पता है, मार्केट ऑलरेडी 70-80% मूव कर चुकी होती है, रैली कर चुकी होती है। मार्केट मेकर जो होते हैं, जिनको सब खबर होती है, जो बिगीज होते हैं, वो ऑलरेडी अपनी पोजीशंस को बना चुके होते हैं। जब फंडामेंटल डाटा रिलीजेस मार्केट में आउटसाइड पब्लिकली अवेलेबल होता है, तो तब मार्केट मेकर्स अपना सामान किसी और के हाथ में थमाने के समय ढूंढ रहे होते हैं, एंड वहां पे रिटेल कस्टमर कहीं ना कहीं मीडिया चैनल देख के, या कहीं ना कहीं कोई यूट्यूब का चैनल देख के, या कहीं ना कहीं कोई कोई ना कोई ट्रेनर से बातचीत करके वो उन स्टॉक्स में या उस मार्केट में घुसने की कतार पे होता है। और जो मार्केट मेकर होता है वो आखिरी रैली में एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में सामान पकड़ा के रिलीज करना चाहता है। अब इसी को कोरिलेट करते हैं। जो पीएसयू बैंक्स ही नहीं, सिर्फ पीएसयू कंपनीज की बात अगर हम करें तो इसको हमें यूं समझना पड़ेगा। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल लेते हैं जैसे, और मैं कई एग्जांपल्स ले सकता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है वो 2008 जनवरी के आसपास 230 रुपए का था, एंड सेम कहानी 2012 में रही, फिर 2015 में 330, और कई बार वो 330 के लेवल पे आया और वहां पे 330 के लेवल पे कई लोगों को फंसाया है। इसका मतलब ये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 330 लगा के वापस 150 तक आता है। इसका मतलब क्या? जो रैली हो रही होती है, मार्केट मेकर पैसा बना रहे होते हैं, मगर जो रिटेल कस्टमर है वो नॉर्मली 300 से 330 के रेट में एसबीआई में फंस जाता है। फिर वेट करता है कि कभी तो इसके ऊपर जाएगा, मगर शेयर प्राइस वापस 330 से 150 200 वगैरह पहुंच जाता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल लिया, वैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा देख सकते हैं, वैसे आप पीएनबी देख सकते हैं, वैसे आप आरईसी देख सकते हैं, वैसे आप पीएफसी देख सकते हैं, जितने भी सरकारी कंपनीज हैं। इनफैक्ट अगर देखना ही है तो एक आधा चार्ट में दिखाने की कोशिश भी करता हूं आपको। यहाँ पे स्क्रीन पे समझो, एसबीआई प्राइस चार्ट मैंने टाइप किया, यहाँ पे हमने मैक्सिमम किया, और 2008 जनवरी का प्राइस अंदाजन 225 के करीब है। फिर वो अंदाजन 300 तक गया 2010 में, फिर वो 2014 में फिर ऊपर गया, 2015 में 330 के करीब, फिर वो वापस 330 के करीब आया अंदाजन 2017 में। कहने का मेरा मतलब ये है कि उसी रेंज के आसपास कूद रहा है, मगर जो लोग रिटेल वाले होते हैं वो यहाँ पे फंसते हैं नॉर्मली, जो आखिरी वाला पड़ाव होता है, आखिरी वाला, या यहाँ पे फंसते हैं आखिरी वाला पड़ाव, या यहाँ पे फंसते हैं आखिरी वाला पड़ाव। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे ही अगर हम कोई और शेयर देखें, समझिए बैंक ऑफ बड़ौदा लेते हैं यहाँ पे, तो
बैंक ऑफ बड़ौदा आप देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा बेचारा 200 रुपए का शेयर प्राइस था, जो कि आज 70 रुपए पे घूम रहा है। एंड जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं वो 200 रुपए पे फंसे हुए हैं बेचारे, एवरेज कर करके थक गए। ये देखिए ऑलमोस्ट 200 रुपए, ये देखिए ये ऑलमोस्ट 213 रुपए। 2008 में 92 था, आज 2008 के बराबर का प्राइस भी नहीं, आज 78 रुपीज का है। यानी कि कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, मगर लोग पीएसयू बैंक्स खरीद रहे थे या पीएसयू कंपनीज खरीद रहे हैं। अब हम जैसे कोई कंपनी की बात करते हैं, समझो आरईसी की बात करते हैं, आरईसी प्राइस चार्ट। तो यहाँ पे हम आरईसी प्राइस चार्ट को देखें तो आरईसी का भी देखो 2008 में प्राइस हालांकि कम था, मगर देखो ये 180, फिर दोबारा 180, फिर दोबारा 180, 190। और मेजोरिटी ऑफ लोग यहीं पे फंसते हैं। जैसे अब जो लोग फंसेंगे वो यहाँ पे फंसेंगे, 144, 145 पे लोग फंसने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये, मैं यहाँ पे जो आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे आप कैनरा बैंक देखेंगे, चाहे पीएनबी बैंक देखेंगे, ये एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीडिया चैनल पे दो तरह के इनफैक्ट जो लर्निंग्स आती हैं वो ये आती हैं कि या तो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग कर लो, या लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा लो, डिविडेंड बहुत अच्छा मिलता है। पीएसयू कंपनीज में डिविडेंड बहुत अच्छा मिलता है। मोस्ट ऑफ जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये शेयर प्राइस की मूवमेंट का ज्यादा समझ नहीं होता है, तो वो डिविडेंड लेने के चक्कर में, क्योंकि यूट्यूब में कई वीडियो वाले हैं या कई टीवी चैनल पे आने वाले लोग हैं जो कहते हैं ये पीएसयू 10% डिविडेंड देने वाला है, 8% डिविडेंड देने वाला है, एंड कई लोग डिविडेंड लेने के चक्कर में पीएसयूज के स्टॉक्स खरीदते हैं। अब पॉइंट है, डिविडेंड तो मिल लिया 8-10%, मगर जो कैपिटल डेप्रिसिएशन हो गई, जो कैपिटल वाइप ऑफ हो गई, एंड उसका इंतजार रहेगा, उसमें वहां पे वो कॉट ऑन द रॉन्ग फुट हो जाते हैं। जो ट्रेडिंग वाले जो कॉल्स आती हैं, ट्रेडिंग में नॉर्मली आम इन्वेस्टर ट्रेडिंग कर नहीं पाता है, क्योंकि जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो जो आम इन्वेस्टर ये सोचता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, वापस मार्केट ऊपर आ जाएगी, मैं स्टॉप लॉस में बाहर नहीं निकलूंगा। एंड सिंस वो स्टॉप लॉस ट्रिगर करके बैठा रहता है, उसका लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, एंड उसकी रिकवरी करने के लिए वो और बड़े ट्रेड्स लेता है, एंड उसके कारण वो ट्रेडिंग में फंस जाता है। इनफैक्ट जो ट्रेडर इंटेलिजेंट होते हैं वो नॉर्मली पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर शॉर्ट ट्रेड करते हैं, शॉर्ट फ्यूचर्स करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये धीमे धीमे करके बढ़ते हैं पीएसयू स्टॉक्स, मगर धड़ाम से गिरते हैं। जब धड़ाम से गिरते हैं तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो शॉर्ट फ्यूचर्स करते हैं, मगर रिटेल इन्वेस्टर को इतनी समझ नहीं होती है, क्योंकि उसने सिर्फ जिंदगी में खरीदना ही सीखा है, उसको खरीदना सीखा है और उसको सिखाया गया है कि लॉन्ग टर्म के लिए पकड़े रख। और वही साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। 70-80% की मार्केट मूवमेंट हो चुकी होती है जब रिटेल इन्वेस्टर खरीदता है, उसके बाद वहां से जब डाउनफॉल आता है वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता रहता है, या तो एवरेज करता रहता है, या उसको लॉन्ग टर्म खरीद के अपने मन को सांत्वना देता है कि डिविडेंड स्टॉक है, डिविडेंड अच्छा मिलेगा। अब आते हैं आपकी स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर। इसका मतलब ये, मेरा इशारा सिंपल ये है कि पीएसयू स्टॉक से दूर रहना है अगर हमें इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स ये सब खरीदवाए जाते हैं मीडिया के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, और ऐसे में कई लोग, कई आम लोग फंसते हैं और फंसेंगे। कई लोग वही 300-330 पे फंसेंगे, एसबीआई पे 400 पे आजकल फंस रहे होंगे, कई लोग कैनरा बैंक में फंसेंगे, कई लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में फंसेंगे, कई लोग आरईसी में फंसेंगे, कई लोग पीएफसी में फंसेंगे। एंड जैसी वो धड़ाम वाला जो फॉल आता है वो फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका ये सिंपल सॉल्यूशन है कि पीएसयू स्टॉक्स की तरफ देखना नहीं चाहिए।